गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आपके सामने आषाढ़ के एक दिन प्रथम अंक की पहली, दूसरी और तीसरी घटना मैंने स्पष्ट कर दी थी। अब उसके आगे की जो घटना है वो हम स्पष्ट करें। जब अंबिका कहती है माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है और उसे घर में बहुत कुछ करना है, यह कह करके उठ जाती। उसी समय कालिदास एक आहत हरिण शावक को लिए हुए प्रवेश करता है और उसके साथ क्या क्या बोलता है, इनको पॉइंट्स में हमने कहा था आपसे कर लीजिएगा। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हम पीड़ा सह सकते हैं। नेक्स्ट है, हम कोमल आस्थन पर विश्राम करेंगे, अंगों पर घृत का लेप लगेगा। हम कल फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे इत्यादि। इनको आप पॉइंट्स में बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए प्रथम अंक इम्पॉर्टेंट है इस बार बोर्ड के लिए। कालिदास उस हरिण शावक से के द्वारा आप प्रयोग कर दीजिएगा कि पशु प्रेमी दोनों में डालिएगा, मल्लिका के चरित्र चित्रण में भी, कालिदास के भी चरित्र चित्रण में। साथ ही साथ कालिदास कहता है ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ, जिसको कि मल्लिका कहती है हाँ कुछ राज्य के कर्मचारी आए हुए हैं। कहता है मल्लिका थोड़ा सा दूध हो तो ले आओ, कहती है माँ ने औटा कर रखा है। साथ ही साथ वो यहाँ पर बताती भी है कि माँ आज रुष्ट है। जब कालिदास के पास आती है दूध लेकर के तब भी बोलती है माँ आज बहुत रुष्ट है, लेकिन कालिदास इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और कहता है उसे हरिण शावक से कि मैंने इससे कहा था कि तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सही स्नेह मिलेगा। यहाँ पर सुंदरता की मूर्ति और स्नेहमयी इत्यादि संबोधन दे दीजिएगा मल्लिका के लिए। मल्लिका से दूध कहता है कि तुम दूध का पात्र मुझे दे दो और इसे ले लो, और उससे एकदम बच्चे की तरह बात कर रहा है। इसी बीच एक राज्य कर्मचारी जो दंतुल है उसका प्रवेश होता है और कहता है कि दूध पिला करके क्यों इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो। जिस पर कि कालिदास कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम लोग परिचित नहीं हैं और इस तरह से एक अपरिचित व्यक्ति का किसी के घर में प्रवेश करना उचित नहीं है। जिस पर दंतुल कहता है यही प्रश्न तो मैं तुमसे भी करना चाहता हूँ, जब हम परिचित नहीं हैं तो जो मेरे बाण से घायल हुआ है उसे तुम्हें लेने का अधिकार कैसे। जिस पर कि वेशभूषा इत्यादि, अपराध न्याय, शब्दार्थ भी जानते हो इत्यादि। जिस पर कि कालिदास कहता है नहीं, शब्द और अर्थ तो राजपुरुषों की संपत्ति है ना। जिस पर कि दंतुल कहता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ कि तुम इस चीज़ को समझ गए। इसको आप शहरी और ग्रामीण परिवेश के आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा। और फिर कहता है मल्लिका से कि इसे घर के अंदर ले जा कर के तल्प यानी आस्तरण पर विश्राम कराओ। जिस पर कि अंबिका जो कि उठ के चली गई थी अंदर, अब बाहर निकल के कहती है इस घर के तल्प और आस्तरण पशुओं के लिए नहीं है। मल्लिका कहती है माँ तुम देख रही हो, तो अंबिका उसे भी मालूम है कि राज्य कर्मचारियों से द्रोह करना आवश्यक नहीं, और कालिदास को तो वैसे भी नहीं पसंद करती, जिसके कारण कह रही है इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस घर के आस्तरण और तल्प मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के नहीं। कालिदास इसे मुझे दे दो मल्लिका, मेरे बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, और ये कह करके आगे बढ़ने लगता है। तो दंतुल कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाते देखते रहूँगा। कहता है ये तुम्हारी रुचि पर है। यह कह करके दंतुल गुस्से में जैसे ही तलवार की मूठ पर हाथ रखता है और कालिदास उस हरिण शावक को लेकर के आगे बढ़ जाता है। तब मल्लिका कहती है ठहरो राजपुरुष, हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना।
और कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। यहाँ पर मल्लिका ने जैसे ही कालिदास का नाम लिया, तुरंत दंतुल ने पूछा, क्या यह वही कालिदास हैं जिसने कि ऋतु संहार की रचना की? क्यों आप इसको आप डाल दीजिएगा, क्यों इनका नाटक सफल है? क्यों? क्योंकि आज भी व्यक्ति का महत्व नहीं है, बल्कि व्यक्ति किस पद और प्रतिष्ठा पर है इसका महत्व है। इसीलिए दंतुल अभी तक अपराध, न्याय इत्यादि शहरी और ग्रामीण परिवेश की पूरी बहस हो रही थी, और जैसे ही कालिदास का नाम हुआ, और वो भी ऋतु संहार के लेखक कालिदास का, तुरंत कहता है तब तो मुझे उनसे माफ़ी मांगनी होगी। क्यों? तब आप देख लीजिएगा, पहला, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है, उज्जैनी का राजकवि बना रहे हैं, और आचार्य वररुचि उन्हें स्वयं लेने के लिए आए हैं। ये आपको पॉइंट्स में है। तभी आपकी जो 5वीं घटना शुरू हो जाती है, और मल्लिका कहती है, माँ तुमने सुना, राज्य उन्हें राजकवि का आसन दे रहा है। अंबिका कहती है, गीले वस्त्र इत्यादि यदि घूमने का नहीं हो तो मैं आस्तरण इत्यादि बिछा दूँ, थोड़ा सा दूध शेष है वो भी ले पी लो, अगर इस घर में किसी और का आतिथ्य न करना हो। कहती है, माँ आज तो मेरा मन करता है कि पूरे संसार का आतिथ्य कर सकूं, क्या तुमने सुना? तब माँ कहती है, मुझे सबसे कोई नहीं सरोकार है। तब कहती है, माँ तुम इतनी निष्ठुर क्यों? तब कहती है, हाँ मैं निष्ठुर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यथार्थ से आंखें मूंद कर नहीं जी सकती। अब यहीं पर मल्लिका कहती है, माँ तुमने सुना? कहती है, माँ कहती है मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम कर। तब कहती है, माँ जिसके निकट के लोगों ने उसे समझा ही नहीं, हमेशा उसे लांछना और प्रताड़ना मिली। आज तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मेरी भावना निराधार नहीं है। तब माँ कहती, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। तब कहती, माँ तुम इतना पूर्वाग्रह क्यों पालती हो? तुम उसके विषय में उदारता पूर्वक क्यों नहीं सोचती? तब माँ कहती है, मैं यथार्थ से आंखें मूंद कर जीने का मेरा समय नहीं रह गया है। तब कहती है, माँ तुम्हें केवल उसमें दोष दिखाई देता है। तब माँ कहती है, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, इसीलिए मुझे दोष दिखाई देता है। और जो तुम ये कह रही हो कि मैं विलोम की भाषा बोली, विलोम या किसी और का नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति के कारण आज मेरा घर नष्ट हो रहा। तब कहती है कि ठीक है माँ, आओ बैठो, मैं तुम्हें सारी बातें स्पष्ट करूं। तब माँ कहती है, जो तुम्हारी भावना है उसको तुम क्या नाम देती हो? कहती है, माँ उसे कोई नाम नहीं देती। तो माँ कहती, लेकिन समाज तो उसे नाम देता है। यदि वास्तव में तुम्हारा उससे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? जिस पर कि मल्लिका कहती है, माँ तुम उसके विषय में सदा अनुदार रही हो। तुम्हें नहीं मालूम कि उसका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना है, मातुल के घर में उसकी क्या दशा है। ऐसे अभावग्रस्त जीवन में जीते हुए व्यक्ति से क्या कल्पना कर सकती हो, कैसे वो विवाह इत्यादि कर। तो माँ कहती है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति न करना उससे भी बड़ा कारण बने। कहती है कि आज उसी पर आपके 5 पॉइंट्स अंबिका ने बोला था कि मैं उस व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ, जो कि आपने तृतीय अंक में आपको स्पष्ट हो गया होगा, इसीलिए मैं यहाँ रिवीजन करा रही हूँ कि माँ कहती है कि मैं उस व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि वह अपने से प्रेम कर सके। क्यों? क्योंकि पूरे समाज में सब जगह तो उसे घृणा मिल रही है, वह गलत कर रहा है इसलिए उसे पूरे समाज में सब कोई उसे घृणा कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति सिर्फ तुम्हें क्या है, एक उपादान की तरह प्रयोग कर रहा है। ये तुम बताओ कि क्या तुम सजीव व्यक्ति नहीं हो, या उसका तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? जो जीवन की स्थूल आवश्यकताएं हैं, जिस दिन मैं जीवित नहीं रहूंगी उस समय तुम्हारी जीवन की स्थूल आवश्यकताएं क्या तुम्हारी भावना भर देगी?
इन्हीं सब प्रश्नों को आप स्पष्ट करिएगा। पेज नंबर 26 है और इसके द्वारा आपको कालिदास का चरित्र स्पष्ट करने में भी आसानी रहेगी। तब मल्लिका कहती है, माँ आज तक जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी, लेकिन आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, उस समय मैं अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। अब स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती, वह आप क्यों मल्लिका का निस्वार्थ चरित्र स्पष्ट करिएगा और कालिदास का भी व्यक्तित्व आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अब आपकी छठी घटना देखिए, मातुल का प्रवेश है। मातुल ने आते ही बोला, अंबिका अंबिका, क्योंकि आपने इनके चरित्र में वाचालता, दिखावा इत्यादि गुण डाले ही हुए हैं। अंबिका अंबिका, मेरा इस नामधारी कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मैंने उसे इसलिए पाला पोसा बड़ा किया कि आज वह कुलद्रोही, वंशावंतस इत्यादि जो शब्दों का प्रयोग किया है, वंश का अवंतस यानी वंश को कलंकित करने वाला, कुल का द्रोही, कुल से द्रोह करने वाला इत्यादि जो संबंध दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि आचार्य कल ब्राह्म मुहूर्त में ही कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा हट रही हूँ टॉपिक से, जिससे आपका क्या है, आषाढ़ का एक दिन है जो कि आपने देखा कि आचार्य कल ही, तो ये आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। इससे आप सिद्ध कर दीजिएगा कि यह नाटक तीनों अंकों का आषाढ़ के महीने और एक ही दिन की घटना। क्यों? क्योंकि प्रियंगु मंजरी भी कहती है कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग कश्मीर चले जाएंगे। और अंत वाली घटना में भी आप देखते हैं कि कालिदास उठ करके चला जाता है। तो इसलिए एक ही दिन जो शब्द है उसको आप स्पष्ट कर दीजिएगा। वो बताता है दो रथ, रथवा, ये सब, और हमारे वंश के ही लोगों ने प्रपितामह के दौहित्र का जो पुत्र था उसने गुप्त वंश के साथ मिल करके शकों से युद्ध किया था, गुप्त वंश के साथ मिलकर के, इसी के कारण यह सम्मान मिल रहा है, नहीं तो कविता का तो कोई मूल्य ही नहीं है। जिस पर कि मल्लिका कहती है नहीं आर्य, कविता का कुछ मूल्य है। जिस पर कहते हैं कि मल्लिका कहते, मातुल कहता है कि मैं ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्रय विक्रय की क्या बात। क्यों? क्योंकि समाज में आज इस तरह के व्यक्ति अपना नाम बेच करके, अपना सब कुछ अस्तित्व बेच करके, सिर्फ यदि उन्हें पैसा मिल रहा है तो वह उसके लिए तैयार हैं। इसीलिए मातुल का भी कहना है कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है, यदि मिल रहा है तो स्वीकार करो, नहीं तो कविता का क्या मूल्य है। और दूसरी तरफ जो सम्राट हैं उनका मन बदल भी तो सकता है। समाज में और भी तो बहुत से कवि हैं, किसी दूसरे को भी तो सम्मान दिया जा सकता है, इन्हीं के लिए थोड़े वह बैठे रहेंगे। तो अंबिका कहती है मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। क्यों? सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती। और तुम्हारा जो भाग्यनीय है वह लोकनीति में निष्णात है। जिस पर मातुल कहता है कि यदि तुम इसको लोकनीति कहती हो तो मैं तो कहूँगी कि यह लोक नीति नहीं बल्कि यह मूर्ख नीति है। क्यों? क्योंकि समाज में, राज्य में और भी तो लोग हैं, और भी लोग तो कविता लिख रहे हैं। यदि उन्हें राजकवि का आसन देना है तो वह किसी और को दे देंगे। इनकी कविता का मूल्य ही क्या है? वह तो सिर्फ इसलिए सम्मान मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे प्रपितामह के ही दौहित्र का पुत्र गुप्त वंश की तरफ से शकों से युद्ध किया था, आज इसीलिए बुलाया जा रहा है, न कि उनकी कविता के लिए। इसी बीच निक्षेप का प्रवेश होता है। निक्षेप भी जो है वह ग्राम पुरुष है और मातुल ने आने से पहले आचार्य बर रुचि के आतिथ्य, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है अतिथि देवो भव, जिसके कारण उन्होंने निक्षेप को उनका आतिथ्य करने के लिए वहाँ छोड़ा था, लेकिन निक्षेप भी उठ करके पीछे पीछे चले आए हैं। जिस पर कि उन्होंने कहा है कि धुरीहीन चक्र की तरह तुम भी मेरे पीछे पीछे चले आए। जिस पर कि आचार्य कहता है कि आपने ये तो कहा था कि जब आचार्य सो करके उठें तो मुझे सूचना दे दो। जिस पर मातुल कहता है हाँ मैं तो मूर्ख हूँ, ये कहा तो याद रहा, वह कहा तो नहीं याद रखा। जिस पर कहता है कि आचार्य आपके साथ पूरे ग्राम प्रदेश का घूमना चाहते हैं
जिस पर कि मातुल के चेहरे पर गर्व की रेखाएं। लेकिन जैसे ही वह कहता है कि जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया, उसके मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती। और आप यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक इनके नाटक की सफलता क्या है, क्योंकि प्रत्येक घटनाएं एक दूसरी घटनाओं से जुड़ी हुई। जिस पर कि मातुल कहता है कि तुम इस व्यक्ति को कह रही हो लोक नीति में चतुर है, इस व्यक्ति को तो सामान्य लोक व्यवहार का तो ज्ञान नहीं। क्योंकि यह घायल हरिण शावक को लिए हुए घर में प्रवेश कर रहे थे। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने इन्हें घर के बाहर देख लिया, और ये कविकुल गुरु जैसे ही सुने कि आचार्य उज्जैनी से आए हैं, तुरंत इन्हें सामान्य लोक व्यवहार क्या करना चाहिए ये तो छोड़ो, ये ऐसे भागे जैसे कि इन्होंने कोई रास्ते में सांप सूंघ लिया हो या सांप देख लिया हो। मल्लिका कहती है कि अंदर से मातुल के लिए आसन लाने लगती है अंबिका के कहने पर। जिस पर कि मातुल कहता है नहीं, मुझे प्रतीक्षा आसन नहीं चाहिए। क्योंकि आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैंने कहा कविवर, आचार्य आपके साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। क्योंकि राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। तो वह इस प्रकार से जलते हुए अंगारों से मुझे देखे जैसे कि राजकीय मुद्राएं इनके विरह में घुली जा रही हैं। साथ ही साथ अब मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं अतिथि का सत्कार करूं या पीछे पीछे इनको दौड़ जाऊं इनको बुलाने के लिए। और ये इसको मैं निक्षेप को वहां बैठा के आया था, तो ये भी धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। जिस पर कि मां निक्षेप कहता है कि नहीं, मैं समाचार देने आया था। जिस पर कि मातुल कहता है कि अब इतना कीजिए कि वह कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हों उन्हें ढूंढकर ले आई। आप साथ में यहाँ पर मन और बुद्धि को स्पष्ट देखिए करिएगा। क्योंकि कहता है कि मेरा मन कहता है कि वह जहाँ हो वहाँ उन्हें चोटी पकड़ कर ले आऊँ, और बुद्धि यानी विवेक यानी कर्तव्य क्या कहता है कि वह जहाँ कहीं भी हो उन्हें आचार्य के सामने ले आऊँ। क्योंकि कल सुबह आचार्य ब्राह्म मुहूर्त में चले जाएंगे और यह पता नहीं कहाँ जा कर के कविकुल शिरोमणि बैठे हुए हैं, और मातुल चाहता ही है कि यह सम्मान प्राप्त हो सके। यहाँ तक आपका करा दिया गया। अब लास्ट की जो 2 घटनाएं हैं, 7th और 8th घटनाएं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कराई जाएगी। और साथ ही साथ क्लास 12 साथ में रीडिंग करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा।